सभी को नमस्कार। मार्केंसिया की जनन की हम बात कर रहे थे। ब्रायोफाइट्स में जनन के लिए पानी का होना अनिवार्य है, यानी वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी की अनुपस्थिति में यहाँ पर निषेचन नहीं होगा, इसलिए जल का होना यहाँ पे अनिवार्य होता है। निषेचन में अंडदानी की ग्रीवानाल कोशिकाएं और अंडदानाल कोशिका के विघटन से एक श्लेष्मकीय पदार्थ का निर्माण होता है, और इस निर्माण में जो मैंने कोशिकाएं बताई है वो सभी भाग लेती हैं। एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इस पदार्थ के निर्माण में के पश्चात इसकी जो रिएक्शंस हैं, रसायन अनुचलनी क्रिया, यानी इस क्रिया के द्वारा, यानी इस क्रिया के प्रभाव से जो पुमणु हैं, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, वो स्त्रीदाने की ग्रीवा की ओर आकर्षित होते हैं, और इनमें से केवल एक पुमणु का संयोग एक अंड कोशिका से होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये इसका मेल थैलस और ये फीमेल थैलस। पानी की उपस्थिति, पानी की बूंदें यहाँ पे पाई जाएंगी। इसमें एंथ्रोजॉइड्स जो हैं इस तरह के होते हैं। ये फ्लोट करते हुए इस फीमेल थैलस पर पहुंचते हैं, और स्त्रीदानी के मुख पे जाने के बाद में जो आवरण कोशिकाएं हैं वो वहां से इनको स्पेस देती हैं। वहां पे म्यूसिलेज युक्त पदार्थ इकट्ठा होता है, उससे ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये अट्रैक्टिव होते हैं और ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और एक जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो एक प्रवेश करता है उसके अंदर और वहां से एग से संयोग कर लेता है। वेंट्र कैनाल एंड नेक कैनाल सेल्स डिजेनरेटेड टू फ्रॉम ए म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। Anthrozoids present on surface of antral disc are splashed by raindrops onto the surface of archegonial disc। इस तरह से जब जाइगोट मतलब ये मान लो जो एग सेल है और एंथ्रोजॉइड में फ्यूज के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। इस तरह से होती है निषेचन की क्रिया। अब हम बात करते हैं कि निषेचन होने के बाद में कुछ परिवर्तन होते हैं। स्त्रीदानी में होती है प्रतिलोमन की क्रिया, यानी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो स्त्रीदानियां हैं वो इस तरह से होती है निषेचन से पहले। यानी जो मैच्योर जो स्त्रीदानी है वो सबसे केंद्र में होती है, और जो यंग होती है वो होती है पेरिफेरल यानी परिधीय भाग पर। डायग्राम में साफ स्पष्ट बता रखा है। मतलब निषेचन होने के पश्चात तुरंत जो व्रंत का जो केंद्रीय भाग है, जो ये वाला पार्ट है, और दोनों पार्टों में वृद्धि तो होती है, लेकिन जो केंद्रीय भाग है इसमें तेजी से वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप ये जो भाग है ये तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, बाकी जो पेरिफेरल भाग है वो तेजी से नीचे की ओर दबता है, यानी प्रतिलोमित हो जाता है। प्रतिलोमित के साथ साथ डिस्क की प्रत्येक पाली से स्त्रीदानी की पंक्ति के दोनों ओर प्लेट के समान एक मोटे कोशिकीय ऊतक का विकास होता है, जिसे हम कहते हैं परिचक्र या परिलिंगदानी। मैं पहले बता चुका हूं इस बात को। जो ये कवर करता है स्त्री दानियों को, यानी जितनी दानियां हैं उन सबको कवर करता है। प्रत्येक लोब को कवर करता है, यानी 8 पालियां हैं तो 8 जो पालियां हैं उन सबको कवर करता है, अलग अलग सेपरेट करता है सभी स्त्री दानियों को, और ये अलग अलग आइसोलेट रखता है इन सबको। मैंने पहले भी ये चीज बताई है। परिचक्र के साथ साथ डिस्क की अपाक्ष सतह से स्त्रीदानियों की पंक्तियों के बीच हरे हरे लंबे बेलनाकार प्रवर्त विकसित होते हैं, जिन्हें हम रश्मि कहते हैं या रेस कहते हैं। ये मैंने पहले बताया भी आपको थोड़ी देर पहले। ये है रेस, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, यानी प्रत्येक पाले में। इसलिए ये जो ये डिस्क है ये छतरी के समान हमको दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की, यानी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस कोर्स का स्पोरोफाइट। यानी एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि मार्केंसिया के स्पोरोफाइट की संरचना आप समझाइए। तो इसके समझने के लिए स्पोरोफाइट का जो डायग्राम आपके सामने है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे हम कहेंगे मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर स्पोरोफाइट यानी बीजाणुत विद।
यानी जिससे स्पोर्स का निर्माण होता है। ये 3 स्पष्ट भागों में बांटा गया है। देखिए आप, फुट, सीटा और कैप्सूल। यानी यहां से जो यहां तक पार्ट है ये है फुट पार्ट, ये सीटा, और यहां से यहां तक जो पार्ट है ये है कैप्सूल। सबसे पहले बात करते हैं हम फुट की, यानी हिंदी में कह दो पाद। यह बीजाणुविद का आधारीय सघन पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का क्षेत्र होता है और ये लंगर के आकृति के समान होता है या ग्रंथिल कह सकते हैं इसको, तथा ये गैमेटोफाइट में जो उसमें अंत स्थापित रहता है, यानी जो स्पोरोफाइट है उसको उससे अटैच रखता है, उससे अंत स्थापित रखता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? गैमेटोफाइट से पोषण का अवशोषण करना, ये इसका काम होता है। इसे कहते हैं फुट या पात। दूसरा पार्ट है इसका स्पोरोफाइट का सीटा, आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया। इसमें देखिए आप, सीटा यहां से यहां तक, यह भी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है और फुट व कैप्सूल को संलग्न रखता है। इसकी कोशिकाएं रिक्तिका युक्त होती हैं। प्रारंभ में सीटा छोटा होता है, लेकिन जब जब कैप्सूल परिपक्व होता है इसकी लंबाई शीघ्र वृद्धि करती रहती है, तथा जिससे कैप्सूल जो जितने भी आवरण हैं आगे आए हैं, पेरिचिटियम है, इनसे मतलब जो स्पोरोफाइट है वो बाहर निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो सीटा है ये पार्ट लगातार वृद्धि करता है, जिसके कारण ये जो स्पोरोफाइट है ये बाहर निकलता है। और स्पोरोफाइट तक जो पोषक पदार्थों का जो संवहन है, यानी कैप्सूल तक जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी इसके माध्यम से उस तक पहुंचते हैं। तो ये पार्ट है सीटा। तीसरा पार्ट है कैप्सूल। परिपक्व अवस्था में कैप्सूल गोलाकार या अंडा, कैप्सूल देखो आप देखिए यहां से यहां तक जो पार्ट है ये कह सकते हैं इसको कैप्सूल। यहां पर देखो दिखाया गया है, ये है कैप्सूल। कैप्सूल की भित्ति एक कोशिका स्तर की बनी होती है तथा जैकेट की कोशिकाओं की भित्तियों में वलयाकार स्थूलन पाया जाता है। कैप्सूल गुहा में अनेक बीजाणु व इलेटर्स होते हैं। बीजाणु देखिए आप यहाँ पे, ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये तो है इलेटर्स, बाकी हैं बीजाणु, छोटे छोटे बीजाणु दिख रहे हैं यहाँ पे। असंख्य बीजाणु होते हैं, इलेटर्स होते हैं। बीजाणु की हम बात करते हैं तो बीजाणु गोल होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं और 12 से 30 माइक्रोन व्यास के होते हैं। बीजाणु भित्ति मोटी व 2 स्तरीय होती है। बीजाणु में एक तो होती है एक्सोस्पोर और दूसरी होती है एंडोस्पोर, बाह्य चोल अंतर्चोल। प्रत्येक बीजाणु में कणिकामय कोशिका द्रव्य और सुस्पष्ट केंद्रक यहाँ पे पाया जाता है, इस तरह से। और इसके अलावा जो दूसरी संरचना पाई जाती है वो है इलेटर। इलेटर आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहां से इतना लंबे स्ट्रक्चर ये है इलेटर्स। ये एक कोशिकीय लंबे बेलनाकार व तर्करूपी होते हैं। इनकी अंतःभित्ति पर 2 सर्पिल स्थूलन बैंड पाए जाते हैं। परिपक्व इलेक्ट्रो में जीव द्रव्य का अभाव होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं या आर्द्रताग्राही होते हैं और बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, यानी ये बाहर से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो कैप्सूल के स्फुटन में सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह से ये स्पोरोफाइट की एक संरचना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती है। अब हम बात करते हैं कैप्सूल का स्फुटन किस प्रकार से होता है। कैप्सूल के परिपक्व होने पर सीटा की जो कोशिकाएं हैं उनमें होता है इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण, जो सीटा लगातार वृद्धि करता है। इसके अलावा लगातार वृद्धि करने से जो कैप्सूल है अपने आवरण कैलिप्ट्रा है, पेरिगाइनम है, पेरिचिटियम को बेचता हुआ बाहर निकल जाता है और इसके जो शीर्ष पर जो कोशिकाएं हैं वो अनुदैर्घ्य कपाटों के द्वारा खुल जाती हैं। ये देखो खुल रही है, यहाँ पे सारा पार्ट खुल रहे हैं और जो स्पोर्स हैं यानी जो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो इलेटर्स हैं वो शुष्क वायु के संपर्क में आने से कुंडलित हो जाते हैं, जिससे बीजाणु पर दबाव पड़ता है और बीजाणु बिखरने लगते हैं
तब वायु के प्रवाह के साथ साथ बीजाणु यहाँ से डिस्पर्सल होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरह से जो बीजाणु हैं उनका प्रकीर्णन होता है और फिर वो नए थैलेस को जन्म देता है। एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से थैलस का निर्माण हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमारा जो पार्ट है मार्केंसिया का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो आज पूर्ण होता है। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरीज है तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।